नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन की खास पेशकश जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। अपनी आज़ादी के 67 साल पूरे होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि हम सभी इस जश्न को ज़ोर शोर से मनाने को तैयार हैं। लेकिन क्या वाकई ये जश्न उस सपने के पूरा होने का है जिसे हमारे शहीदों ने देखा? क्या वाकई हम अपने हिंदुस्तान को नाज करने लायक बना सके हैं? जो हकीकतें हमारे सामने हैं, जो सच्चाई हमारे सामने है, उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सारी काली सच्चाइयों से नजरें मिलाना चाहते हैं जिन्होंने हमें अक्सर शर्मिंदा किया है, क्योंकि जब तक इस सच का सामना करने की हिम्मत हम नहीं करेंगे तब तक शायद ही हम अपने वतन पर अभिमान कर सकें। आज़ादी जिसे पाने के लिए न जाने कितने बलिदान हमारे शहीदों ने दिए। फांसी को चूमने वाले दीवानों से लेकर अंग्रेजों की लाठी और जुल्म झेलने वाले परवानों तक की आंखों में एक ही सपना था कि हमारे सामने एक ऐसा देश होगा जिसकी तकदीर उसकी अपनी मुट्ठी में होगी, जहां देश का एक एक नागरिक, एक एक युवा सर उठाकर जी सकेगा। लेकिन क्या वाकई ये सपने पूरे हो पाए? अपने स्वार्थ को पूरा करने की चाहत और हर हाल में सियासत करने की लत ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया? ऐसे में इन काली सच्चाइयों से परेशान होकर हमारा दिल अक्सर ये पूछ बैठता है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। लेकिन इस डर से, इस घबराहट से, इस काले सच से बचने के रास्ते किसे निकालने हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। 67 सालों तक हमने औरों पर भरोसा किया है, किसी मसीहा का इंतज़ार किया है, लेकिन अब ज़रूरी है कि हालात अगर बदलना है, हर बात अगर बदलनी है, तो इसकी कोशिश है हम ही से हो। और हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हम केवल अपने हिंद के हाल का रोना नहीं रोते, बल्कि हर सच से आंखें मिलाकर उस सच के डरावने चेहरे को खूबसूरत तस्वीर में बदलने की कोशिश करते हैं या उसके लिए उपाय ढूंढते हैं। क्योंकि हर सवाल केवल हमारे अपने निजी हित का नहीं है, बल्कि ये सवाल है हमारे भविष्य का, ये सवाल है हमारे देश का। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ आएँ। कैसे बदले हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर, इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं और साथ ही आप इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर हमसे जुड़ भी सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन नंबरों को जिसे डायल कर आप सीधे तौर पर हमें अपनी राय से अवगत करा सकते हैं। साथ ही आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और हम तक अपने विचार और कार्यक्रम के लिए अपनी प्रतिक्रिया भी फेसबुक पर हमारे पेज पर लिख सकते हैं और साथ ही feedback.apn@gmail.com पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है अपने देश के लिए। आप क्या सोचते हैं, कैसे बनाया जाए हिंदुस्तान को नाज करने लायक, ये आप हमें बता सकते हैं और जो सबसे बेहतरीन राय होगी उस रायकर्ता को, उस सुझावकर्ता को हम सम्मानित भी करेंगे। और इस कार्यक्रम में आज का सवाल है आपके लिए, बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है, शिक्षा या सियासत? यही विषय भी है आज हमारे इस कार्यक्रम का कि बेरोजगारी को कैसे इस देश से दूर किया जाए और इस बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है। इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उसे डायल कर जो सबसे सही राय होगी, जो सबसे सही जवाब होगा, उसे हम इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम ये ढूंढना चाहते हैं उन लोगों को, उन सुझावों को जिससे हम अपने हिंदुस्तान को नाज करने लायक बना सकें। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि किस तरह से हम अपने भारत को सपनों का भारत बना सकते हैं और सबसे अच्छे सुझावकर्ता को हम सम्मानित भी करेंगे और उन्हें अपने स्टूडियो में भी बुलाएंगे। तो जुड़े रहें आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ और आज की समस्या के साथ। आज की समस्या है बेरोजगारी। मैं इसी देश में बसने वाला, सच्चाई से जीने वाला हूँ, मगर अब भार हूँ क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूँ।
मैं एक बेरोजगार हूँ। बचपन मेरा बीत गया लोगों से सुनते सुनते कि मैं देश का आधार हूँ, मगर आज नाकार हूँ क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूँ। जी हाँ, यही दर्द है आज के इस युवा भारत का। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश की लगभग 9% जनता बेरोजगार है। लेकिन महज आंकड़ों पर न जाइए। दरअसल आज़ादी के 6 दशक बीतने के बाद भी देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। महंगी शिक्षा के बावजूद नौजवान महज किसी भी तरह से रोजगार पाने के फिराक में भटकते रहते हैं। रोजगार के दफ्तर से लेकर फुटपाथ के उन स्टॉलों तक जहां एक अदद नौकरी के लिए भर्ती के फॉर्म में अपनी योग्यता की माकूल जगह तलाश में। अपनी आज़ादी के इस चेहरे को भी देखिए जो महज अपने हाथों में काम के लिए तरस रहा है। हम खुद के युवा देश होने का दम भरते हैं, लेकिन यहाँ युवाओं की हालत क्या है सब जानते हैं। सियासत की हर जमात युवाओं का वोट बटोरने के लिए लुभावने वादे करती है, लेकिन कहीं वादों से पेट भरता है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में युवाओं को लैपटॉप और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। इन योजनाओं का क्या हुआ? सपा सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया। अब नई योजना की तैयारी है, कौशल विकास योजना। हमारे यहाँ कौशल विकास योजना है जी। उससे लोगों को काम मिलेगा जी। अपने आत्मनिर्भर कोई काम सीखेंगे तो उससे काम मिलेगा उन्हें जी। अब बारी कौशल विकास योजना की है, यानी अब बेरोजगारों को सीधे लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें योग्यता दी जाएगी। लेकिन ये योजना भी कागजी लग रही है। भला कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद कोई रोजगार मिलता है? ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप इस कोर्स को करके आप जॉब करोगे अच्छी, जो कि मुझे नहीं लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप 2 महीने के अंदर कोई अच्छी सा कोई हुनर सीख के आप अपने लिए लाइफ मतलब अपने आगे आ जाके लाइफ बना सकते हो कुछ भी। सिर्फ आगरा में ही बेरोजगारों की लंबी फौज है। यहाँ रोजगार दफ्तर में 2 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का पंजीकरण है। इस फहरिस्त में हर साल तकरीबन 10,000 नए नाम जुड़ जाते हैं, पर सरकार इन्हें ना तो रोजगार दे पा रही है और ना ही रोजगार कर पाने लायक प्रशिक्षण। जो बेरोजगारी भत्ता स्कीम चल रही थी उससे भी युवाओं को कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल भी नहीं पाता है। वो उससे सरकारी चक्कर कितने काटता है, लोग इतने मतलब डिपार्टमेंट चक्कर काटता रहेगा कि उसमें अपनी कॉम्प्लिकेशन इतनी हो जाती है उस काम के लिए तो उस काम को वो कर ही नहीं सकता, उसे वो भत्ता मिल ही सकता। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी की वजह है। लेकिन युवा सरकार की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वो देश की शिक्षा व्यवस्था को दोष देते हैं। तो प्रैक्टिकली एजुकेशन नहीं है, यहाँ ओनली सैद्धांतिक लैंग्वेज सिखाई जाती है। जो रट्टा फाई चल रहा है वो चल रहा है। बच्चों को डेवलपमेंट नहीं किया जाता कि आप ये करो वो करो, वो सारी चीजें। पढ़ाई के लिए जितना हो सके उतना आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले। देश युवा है लेकिन बेरोजगार भी। आजादी के 6 दशकों के बाद भी बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है। जब एक शहर में बेरोजगारों की संख्या 2 लाख हो तो पूरे देश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन भला सरकारें चिंता क्यों करेंगी? उनके लिए तो युवा महज वोट बैंक है। सरकारों की युवाओं की बेफिक्री पर नाज किया जाए या उस नाउम्मीदी पर नाज करें जो रोजगार न मिलने से पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ऐसा नहीं कि जगह नहीं है, दरअसल एक अजब सी दास्तान है ये, जहां एक तरफ जगह खाली है लेकिन उसे भरने वाला कोई नहीं। इसे क्या कहें, महज असंतुलन या फिर भ्रष्टाचार का ही परिणाम? दरअसल कारण कुछ भी हो, स्थिति की भयावहता इनके पीछे छुपाया नहीं जा सकता। देश के युवाओं के लिए नौकरियों की कमी नहीं है। नौकरी के लिए तरसते युवाओं के लिए हिंद की झोली खाली नहीं है। अगर कुछ खाली है तो हुक्मरानों के इरादे जो नौकरियां देने में देर करते हैं। पिछले 4 सालों में सरकारी विभागों में हर दिन 20,000 नौकरियां निकलती हैं। 2009-10 से 2011-12 के बीच 140 लाख नौकरियों की बढ़ोतरी देखी गई। देश भर में शिक्षकों के लगभग 7 लाख पद खाली पड़े हैं। केवल यूपी में ही पुलिस के 60% पद खाली हैं। 2011 में
केवल केंद्र सरकार के 5,81,591 पद खाली पड़े हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में लगभग 27 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। आंकड़े साफ कहते हैं, पिछले कुछ सालों से सिर्फ सरकारी विभागों में ही नौकरियों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन फिर भी देश का युवा खाली हाथ है। वजह सरकारी कामों में हो रही लेट लतीफी और लापरवाही है, जिसे तुरंत दुरुस्त करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पर महज रिपोर्टों पर मत जाइए, कुछ चेहरे देखिए जो बेरोजगार हैं, उनका दर्द समझिए, फिर समझ में आएगा आपको कि क्या वाकई इस हिंदुस्तान पर हम नाज करें। बेरोजगारी का है, जब तक फैक्ट्री वगैरह या कुछ इस तरह से इंडस्ट्री वगैरह नहीं खुलेंगी तब तक जो है बेरोजगारी कैसे कम होगी। बेरोजगारी तभी दूर हो पाएगी जब कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह, कुछ साधन ऐसे होंगे जिनके लोग काम करें, नहीं तो चोरी चकारी, चैन स्नैचिंग, ये सब दोबारा से स्टार्ट नहीं है। अभी तक हाँ, मोदी सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये बहुत हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, ये नई नई इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, नई नई स्कीम्स लाएंगे, जिससे कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और जो बच्चे BBA कर रहे हैं, BCA, सबको रोजगार मिलेगा। ऐसा इस सरकार से भी हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसमें हम तो ये कहना चाहेंगे, इसमें जो है नौकरियाँ खोलनी चाहिए और महंगाई कम करनी चाहिए। जैसी महंगाई हो रही है, सबसे पहले तो यही है कि भाई एक माहौल ऐसा हो कि रोजगार, नई नई कंपनियां जैसे विदेशी कंपनियां हैं वो आती हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहीं रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सबसे पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करके एक व्यापारिक माहौल बनाया जाए जिससे कि रोजगार के नए अवसर पैदा हों। तो वो चेहरे जो अपनी समस्या से निपटना चाहते हैं, उसके अलग अलग रास्ते तलाश रहे हैं। आप कुछ रास्तों का आपने एक मुजाहिरा किया। और आज के भारत की अगर हम बात करें तो आज के भारत का लगभग 67% जनता युवा है, यानी जितने साल हमारे आज़ादी के हैं उतने ही प्रतिशत युवा जनता। लेकिन देश के इस युवा उत्साह के पीछे बेरोजगारी की काली छाया ज़्यादा बड़ी है। वजह कुछ भी हो, शहर कोई भी हो, लिस्ट लंबी है, शिक्षा है तो भी रोजगार नहीं। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। इस युवा देश की सबसे बड़ी समस्या नौकरी की तलाश में भटकते युवक हैं। जिस देश के युवा होने पर नाज है, उस देश के अधिकांश युवाओं के बेरोजगार होने पर अफसोस। क्या वजह है कि हमारे देश का इतना बड़ा तबका बेरोजगार है? आखिर क्यों नहीं मिल रहा रोजगार? कहां कमी है, ये जानने की जरूरत है। हमारा युवा शिक्षित तो हो गया है, लेकिन वो सही मायनों में थियोरेटिकली शिक्षित हुआ है। प्रैक्टिकल नॉलेज उसको अभी बिल्कुल भी नहीं है। और प्रैक्टिकल नॉलेज होगी भी कहाँ से? जब तक कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग शुरू ना हो, इंटर्नशिप वो ना करे, तब तक वो शुरू नहीं होगी। जिसके लिए एक पॉलिसीज़ कुछ बनानी पड़ेंगी। कंपलसरी इंटर्नशिप होना ज़रूरी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसमें हमारा युवा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे है। स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी वजह है। देश की आजादी के 67 बरस बीत जाने के बाद भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी शिक्षित तो है पर स्किल्ड नहीं। जिस तरह से विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है, ऐसा अपने देश में नहीं हो पाया है। यही कारण है कि आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। भारत को आगे बढ़ना है, विजयी होना है, तो स्किल, स्केल, स्पीड, तीनों में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नौजवान, आप ही देश बनाने वाले हो। आवश्यकता है आपको अवसर मिले, आपके हाथों में हुनर हो, और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरत है अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी, क्योंकि नाकाम शिक्षा व्यवस्था कोर्स तो पूरा करा देती है लेकिन रोजगार नहीं देती। ऐसा नहीं है कि देश के युवाओं में हुनर नहीं है, हुनर है,
लेकिन हुनर के पार्क ही नहीं। बेरोजगारी की एक और वजह है भ्रष्टाचार। दफ्तरों के चक्कर काटते रहिए लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जान पहचान नहीं है। इसका सामना हर बेरोजगार को करना पड़ता है। जब तक कि कोई पहुंच ना हो, जान पहचान ना हो, नौकरी मिलना नामुमकिन है। 1.5 साल से मैं कम भाग दौड़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई भी अधिकारी हो, लेवल हो, कोई भी ढंग से बताता नहीं है, जवाब नहीं दे पाता, और सब लोग कभी इधर टरका देते हैं, कभी उधर, और हम बहुत परेशान हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, केंद्रीय सरकार मुझे लगता है कि वो जो योजनाएं बनाती रहती हैं, वो सिर्फ अपने कागजों में दिखाती हैं। न्यूज़पेपर्स में आप ऐड निकाल दोगे, सब कुछ निकाल दोगे, लेकिन उसके बाद किसी भी युवा को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि उनको अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने से ही नहीं लगता है कि किसी और को एडमिट वो करना चाहिए, चांस देना चाहिए। उम्मीद टूट जाती है चप्पल घिसते घिसते, लेकिन रोजगार नहीं मिलता। थक हार कर हिंद का युवा देख रहा है अपने हुक्मरानों की तरफ कि शायद कहीं से उसकी मदद के लिए कोई हाथ आगे बढ़े, लेकिन कब बढ़ेगा वो हाथ, कब मिलेगा बेरोजगारों को रोजगार? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, नेता बोल रहे हैं खूबसूरत शब्द, लेकिन ये काला सच खूबसूरत अभी तक नहीं हो पाया। और यही वो समस्या है जो कि हमें रोकती है अपने हिंदुस्तान पर नाज करने से। और इस समस्या का हल क्या हो, इसके लिए आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है, शिक्षा या सियासत? आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे फ़ोन लाइन खुले हुए हैं, और जो सबसे बढ़िया राय होगी उसे हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और हमें ट्वीट कर भी अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो पते जहां पर आप अपनी राय भेज सकते हैं। तो बेरोजगारी, जिसके लिए घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं बहुत हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा जब योजनाएं कागजों में दर्ज हों और उनके लिए दिया जाने वाला पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए? तो इस मर्ज का इलाज क्या हो भला? लेकिन इस काले सच को समझने के लिए जरूरी है इन आंकड़ों को भी देखना और इन्हें समझना। देश तरक्की की राह पर कदम रखना चाह रहा है, लेकिन बेरोजगारी इसके कदम पीछे खींच रही है। युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या है। पढ़ लिख जाने के बावजूद नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे। युवा दफ्तरों की खाक छानने को मजबूर हैं। देश में 2004 से 2012 तक रोजगार दर में जबरदस्त गिरावट आई है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भारत में 2004-05 में रोजगार दर 42% था, लेकिन 2009-10 में यह घटकर 39.2% हो गया। 2011-12 में 38.6% बेरोजगारी दर दर्ज की गई। भारत में साल 2000 से 2005 के बीच जहां 6 करोड़ रोजगार के अवसर बने, वहीं 2005 से 2010 के बीच मात्र 27 लाख लोगों को ही रोजगार मिल सका। और हम खुद भी परेशान हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं। सरकार हमारे लिए कुछ कर भी नहीं रही है। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि केरल, जिसे देश का सबसे साक्षर राज्य माना जाता है, वहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। तेजी से बढ़ती बेरोजगारी दर के रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 2 सालों में भारत में बेरोजगारी दर और बढ़ सकती है और ये दर 3.8% तक जा सकती है। कौशल संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि यहाँ पर हम लोग इनको रोजगार उपलब्ध कराएं, इनको ट्रेनिंग दें, तो इसके लिए शासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बेरोजगारी सिर्फ युवाओं के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक खतरा है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से ही चोरी, डकैती, हत्या, तस्करी जैसे अपराध होते हैं। सामाजिक असमानता बढ़ती है, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई और गहरी होती है। इसलिए जरूरी है कि रोजगार के और अवसर निकाले जाएं ताकि युवा अपने सपने कुचलने को मजबूर ना हो, और तभी हम अपने हिंद को नाज करने लायक बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
और बेरोजगारी के लिए एक बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी है हमारे पास जो भ्रष्टाचार से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली के सिंडिकेट बैंक को 50 लाख रुपए घूस देने की पेशकश करने वाले भूषण स्टील कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नीरज कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले सीबीआई ने इनसे पूछताछ करके इन्हें छोड़ दिया था और जिसकी जांच सीबीआई चीफ ने शुरू की थी और अब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भूषण स्टील के वाइस प्रेसिडेंट नीरज कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और सिंडिकेट बैंक घोटाला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और 50 लाख रुपए घूस देने का आरोप लगा है नीरज कुमार पर सिंडिकेट बैंक के मामले में। और इस मामले के तहत उन्हें सीबीआई ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर को विस्तार से आप देख पाएंगे थोड़ी देर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आगे आने वाले कार्यक्रम में आप इस खबर को विस्तार से जान पाएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार से भी बढ़कर एक अन्य मसले की जो कि राह में रोड़ा है हिंदुस्तान के, और वो मसला है बेरोजगारी। श्रम की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी में सबसे खतरनाक नहीं होती, मुर्दा शांति से भर जाना सबसे खतरनाक होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक होती है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। वाकई पाश के इस कविता ने सपने देखने की ज़रूरत को समझा है। लेकिन तब क्या करें, जिन जगहों पर सपने बुने जाते हैं वहाँ ही ऐसी स्थिति हो जैसे वक्त रुक गया है, मानो हम 21वीं सदी में नहीं किसी 18वीं सदी के स्कूल को देख रहे हैं। ऐसे में कैसे न सपने मरे जब तस्वीरें ऐसी हों। बच्चों को साक्षर करने का नारा जरूर लगा, लेकिन क्या आप स्कूल गए? क्या आपने वहां की हालत देखी? नहीं देखी तो अब देख लीजिए। जी नहीं, आप किसी तबेले का नजारा नहीं देख रहे हैं। यह हाथरस का एक शिक्षा मंदिर है जिसमें बच्चों की जगह भैंसे विराजमान है। और स्कूल में भैंसे बांधने का कष्ट ग्राम प्रधान ने किया है। और तो और यहाँ पर उन्होंने अपनी खेती का साजो सामान भी रख लिया है। इसका क्या कारण है? खाली खड़ी है। वाह प्रधान जी, क्या कहने। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है, गलती उन अधिकारियों की है जो कभी स्कूलों का हाल देखने ही नहीं जाते। प्रकरण संज्ञान में नहीं है। यदि आपके द्वारा अवैध कब्जे की बात बताई जा रही है तो उसकी जांच करा करके अवैध कब्जा पाया जाता है तो विरोध जो है उप जिलाधिकारी आप लोग पुलिस की मदद से हटवाया जाएगा। इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है। आपने मुझे अभी बताया है मांगरू गांव का है, मैं इसकी जांच करा लेता हूं अभी वहां के वीडियो से और ABSC से मैं जांच करा के इस पर कार्रवाई करता हूं। ये इकलौता ऐसा स्कूल नहीं है जहां ये सब हो रहा है। अब देखिए स्कूल में चल रहे अस्पताल को। कुशीनगर के एक राजकीय विद्यालय में पढ़ाई की जगह पर इलाज किया जा रहा है। अस्पताल का भवन टूट गया तो स्कूलों में ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया। इससे काफ़ी बच्चों के पढ़ाई में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि मरीज कभी रोते बिलखते आते हैं अपने दवा कराने के लिए, बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन डाइवर्ट हो जाते हैं मरीज को देखने के लिए। भवन को वहाँ पर जर्जर होने के टूट जाने के नाते वो चल रहा है। स्कूल चले या अस्पताल चले, इस बात से शिक्षा अधिकारियों को बहुत फर्क नहीं पड़ता। सुनिए अपनी लापरवाही किस बेशर्मी के साथ छुपा रहे हैं जनाब। हमने उसमें पता लगाया है, मुझे इसकी जानकारी है। होम्योपैथिक जो चिकित्सालय है वो राजकीय है, उनके पास अपना कोई चूँकि भवन नहीं था तो उन्होंने निवेदन किया कि इससे स्वास्थ्य की भी सेवाएं हो जाएंगी उसमें। तो विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों की अनुमति से उनको एक कक्ष दे दिया गया है और यह तब तक के लिए है जब तक कि उनका भवन नहीं बन जाता। और इसके बावजूद भी हमारे पास इतने कक्ष हैं कि विद्यार्थियों को इससे दिक्कत नहीं हो रही है।
जब स्कूल तबेला बन जाए, जब स्कूलों में बच्चों की जगह भैंसे बांधी जाएं, जब पढ़ने के लिए छत ना हो और अगर हो तो वहाँ पर अस्पताल चलने लगे, तब इसे क्या कहेंगे? कहा जा सकता है कि ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन नहीं जनाब, इसे खिलवाड़ का दर्जा देना देश के नौनिहालों के साथ हो रहे अपराध को कम करना होगा। जहां देश के भविष्य का भविष्य संवारने की चिंता ना हो, वहां नाज करने को क्या रखा होगा। इस फटेहाल शिक्षा व्यवस्था पर नाज नहीं किया जा सकता। पढ़ाई का ऐसा हाल देखकर तो सिर्फ अपराध बोध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। ये रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी था कि आप समझ सके जहां नींव ही कमजोर होगी वहां इमारत अच्छी कैसे बनेगी। तो आप इस समस्या पर ज़रूर सोचें और अपनी राय हम तक भेजें। जो बेहतरीन राय है उसे बहुत जल्द ही हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कल का जो मुद्दा है वो भी हम आपको दे दें ताकि आप इस पर सोचते रहें और अपनी राय हम तक पहुंचाते रहें। कल जिस कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, इसमें हम तलाशेंगे इस मुद्दे के हल को। क्या अपने देश में मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त हैं, इस पर सोचें और हैं या नहीं, इससे हमें वाकिफ कराएं और साथ ही ये भी बताएं कि कैसे इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। अब आज की बात कर लें कि आज इस समस्या पर जो सबसे बेहतरीन राय हमें मिली है वो है सरकारें सिर्फ कानून बनाना जानती हैं लेकिन उन्हें अमल में लाना नहीं। ये हमें राय भेजी है साक्षी सक्सेना ने। जरूरत है कि सरकारें बाल मजदूरी जैसे विषयों पर भी गंभीर हों। हमारा कल का कार्यक्रम बाल मजदूरी पर था और उस विषय पर अपनी राय भेजिए साक्षी सक्सेना ने। सबसे बेहतरीन राय है साक्षी की, इसलिए हमने इसे शामिल किया है। और अपने हिंदुस्तान को कैसे नाज करने लायक बनाएं, इस बारे में जरूर आप अपनी राय दें और आप हमें इन पतों पर अपनी राय से वाकिफ करा सकते हैं। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं feedback.apn@gmail.com और साथ ही हमारा फेसबुक पेज का पता आपके सामने और ट्विटर पर भी आप हमें ट्वीट कर सकते हैं और इसके साथ जो फोन लाइन दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगती है ये आप हमें ज़रूर बताएं। लेकिन इसके पहले कि आपसे हम विदा लें, हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद ये नहीं कि हम अपने देश पर गर्व नहीं करें और ना ही ये कि हमें आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इस कार्यक्रम के बहाने हमारी कोशिश है कि हम अपनी उन हकीकतों को भी पहचानें जो हमें अपनी हालत पर खुश होने की इजाज़त नहीं देते। हमारी चाहत है कि आप इन सारे सच को देखें और अपने आप से सवाल करें कि क्या ये वाकई वही हिंदुस्तान है जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने की थी। क्या इसी हिंदुस्तान के सहारे हम दुनिया फतह करने का सपना पाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये तस्वीर बदले, हम चाहते हैं कि आपकी अंतरात्मा जगे और आप और हम मिलकर इस तस्वीर को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ताकत केवल आपके अंदर ही है। अंधेरा घना है लेकिन रोशनी की तलाश भी आपके अंदर ही से हम निकालना चाहते हैं। इस वक्त छोड़ जाती हूँ मैं आपको एक ऐसे संगीत के साथ जो शायद हर एक बेरोजगार के दिल का दर्द है।